हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अवश्य क्लासेस। क्लास 11th में कॉमर्स लेने के बाद भाई मज़े तो बहुत आ रहे हैं। हम यहाँ पर अकाउंट्स पढ़ रहे हैं, बिजनेस स्टडीज़ पढ़ रहे हैं, इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं और अपने सारे ही वहाँ पे नए नए कंसेप्ट जो हैं उनके जो डाउट होते हैं वो आप पूछ लेते हैं। मुझे कैसे पता चला कि आपको मज़ा आ रहा है? अरे भाई क्योंकि आप में से बहुत सारे लोगों ने कमेंट में बहुत सारे डाउट अपने पूछ के क्लियर किए हैं, तो मज़ा तो आने ही वाला था। आज यहाँ पर डिस्कशन करेंगे हम चैप्टर नंबर 2 के बारे में बिजनेस स्टडीज़ के, जिसका नाम है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। प्रीवियस वीडियोज़ की अगर हम बात करें तो प्रीवियस वीडियोज़ में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 के 7 वीडियोज़ देख लिए हैं। प्लेलिस्ट में जाइए, डिस्क्रिप्शन में जाइए, दोनों जगह पे लिंक अवेलेबल है, वहां से आप भी प्रीवियस वीडियोस को देख सकते हैं। चैप्टर 1 अगर आप देख लेते हैं तो चैप्टर 2 समझना आपके लिए और ज्यादा इजी हो जाता है, क्योंकि चैप्टर नंबर 2 फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है चैप्टर नंबर 1 में हम लोगों ने बहुत डिटेल में डिस्कशन किया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर नंबर 2 है, और क्योंकि इसमें हमें कई सारे कंसेप्ट पढ़ने हैं, इसका मतलब ये बहुत क्लियर है कि इसके भी कई सारे वीडियोस हम यहाँ पर अपलोड करेंगे। आप हमारे साथ सारे ही वीडियोस में यहाँ पे बने रहिए। स्टार्ट करते हैं। लिखा है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। अगर आप समझे तो फॉर्म का मतलब होता है कि बिजनेस को हम कितने तरीके से, कितने प्रकार, जैसे हम कहते हैं कितने टाइप से हम बिजनेस को कर सकते हैं, ये हमें समझना होगा। इसके पहले बिजनेस एंटरप्राइजेस क्या होते हैं ये हम जान लेते हैं कि बिजनेस एंटरप्राइजेस का क्लासिफिकेशन कैसे हुआ है। तो पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं। अगर आप देखेंगे तो बिजनेस एंटरप्राइजेस को हमने 3 मेजर पार्ट्स में यहाँ पे डिवाइड कर रखा है। पहला लिखा है प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस एंड ज्वाइंट सेक्टर एंटरप्राइजेस। तीनों क्या होते हैं, तीनों में क्या डिफरेंस है, ये भी हम जान लेते हैं। लेकिन यहाँ पर हम इनके बारे में ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, क्योंकि हमें अपकमिंग जो चैप्टर्स है हमारे बिजनेस स्टडीज के क्लास 11th में, उसमें हमें यही सब और डिटेल में पढ़ना है। तो कुछ बेसिक यहां पर ग्लिम्सेस जान लेते हैं। तो अगर आप देखेंगे तो प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस, पब्लिक एंड ज्वाइंट सेक्टर में मैंने कॉमन एक पॉइंट बनाया है, जिसमें मैंने लिखा है ओन्ड, कंट्रोल एंड मैनेज। भाई प्राइवेट सेक्टर को, पब्लिक सेक्टर को या ज्वाइंट सेक्टर को मैनेज कौन करता है, कौन इसका ओनर होता है, इसका मैनेजमेंट या कंट्रोल किसके हाथ में होता है, यही हम जानेंगे। तो अगर देखते हैं प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस, तो लिखा हुआ है इसका ओनर, कंट्रोल और मैनेजमेंट जो होता है वो प्राइवेट इंडिविजुअल्स के हाथ में होता है। मैं एक प्राइवेट इंडिविजुअल्स हूं, मैंने एक बिजनेस का सेटअप कर लिया, मतलब उसकी ओनरशिप, उसका कंट्रोल और उसका मैनेजमेंट अब मेरे हाथ में रहेगा, तो मैं कहलाऊंगा उस बिजनेस का ओनर। तो प्राइवेट सेक्टर में जो ओनर होता है ये होता है टोटली कोई प्राइवेट इंडिविजुअल्स। इसमें गवर्नमेंट का कोई भी हाथ नहीं होता है, हमें गवर्नमेंट को कोई भी शेयर वहां पर नहीं देना होता है। जो भी कुछ होता है कंट्रीब्यूशन हमारा ही होता है, उसमें से जो हम रिवॉर्ड गेन करते हैं वो सब हमारा ही होता है। जो भी प्रॉफिट वहां से अर्न करते हैं वो हमें गवर्नमेंट को नहीं देना है, बल्कि वो हमारा प्रॉफिट है। एक सर्टेन पोर्शन जो टैक्स का होता है वो हमें गवर्नमेंट को देना होता है, अदरवाइज सारा कुछ बेनिफिट जो होता है वो हमारा होता है। उसे हम कहते हैं प्राइवेट सेक्टर, या उसे हम कहते हैं कि प्राइवेट इंडिविजुअल्स जिस बिजनेस को करते हैं, कंट्रोल, मैनेज एंड वहां पर जो ओनरशिप होती है वो होती है प्राइवेट इंडिविजुअल्स की। प्राइवेट इंडिविजुअल्स जो बिजनेस कर रहे हैं, जिसे हम प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस कहते हैं, इसका मेन मोटिव होता है प्रॉफिट जनरेट करना। ये प्रॉफिट जनरेट करने हैं, प्रॉफिट अर्निंग इनका मेन मोटिव होता है। अगर हम यहीं पे बात करें प्राइवेट सेक्टर के बारे में, हम आप में से बहुत सारे बिजनेसमैन जो बिजनेस कर रहे हैं वो प्राइवेट सेक्टर का ही बिजनेस है, क्योंकि हम गवर्नमेंट के साथ डायरेक्ट वहां पर उसके रिलेशन में नहीं है। अगर हम बात करते हैं टाटा, रिलायंस, बिरला या विप्रो, जो कि लार्ज स्केल पे बिजनेस करते हैं, लेकिन ये भी प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस ही हैं, क्योंकि इनका गवर्नमेंट के साथ में कोई शेयर नहीं है। ये इंडिविजुअल्स इंडिपेंडेंटली अपना बिजनेस करते हैं। जो भी वहां पर प्रॉफिट अर्न करते हैं उसका एक सर्टेन पोर्शन, जो इनकम, जो टैक्स होता है, जीएसटी होता है, वो हमें सरकार को पेमेंट कर देना है, अदरवाइज सब कुछ आपका ही है। प्राइवेट सेक्टर मामला क्लियर हो गया है। नेक्स्ट सेगमेंट चलते हैं, जिसे हम कहते हैं पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस का मतलब होता है एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो टोटली पब्लिक वेलफेयर के लिए वर्क करे, और पब्लिक वेलफेयर के लिए अगर कोई वर्क करता है तो उसे हम कहते हैं पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। यहां पे जो कंट्रोल, ओन और मैनेजमेंट होता है वो होता है गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट जो सेंट्रल भी होती है और स्टेट गवर्नमेंट भी होती है। सेंट्रल गवर्नमेंट का मतलब होता है जो सेंट्रली ऑल ओवर कंट्री को वहां पर मैनेज करती है। वहीं स्टेट गवर्नमेंट होती है जो हर स्टेट की अपनी खुद की गवर्नमेंट होती है, और दोनों ही गवर्नमेंट का या तो ज्वाइंट या तो सेपरेटली, अगर मैं बात करूं कि इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं, ब्रिजेस बनते हैं, पुल बनते हैं, डैम बनते हैं, और बहुत सारे वहाँ पे नए नए प्रोजेक्ट होते हैं, गवर्नमेंट की तरफ से होते हैं, तो यहाँ पे सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट मिलके या तो सेपरेटली अगर वो काम करती हैं, तो यहाँ पर इस सेक्टर को हम कहते हैं पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। मेन मोटिव पब्लिक को सर्विस प्रोवाइड करना, पब्लिक के वेलफेयर के लिए वर्क करना, तो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस है। मेन मोटिव आपने देख लिया कि यहाँ पे सर्विस प्रोवाइडर है, जैसा कि हमने देखा प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस का मेन मोटिव प्रॉफिट जनरेट करना था। तो पब्लिक सेक्टर का मेन मोटिव है यहाँ पर हम सर्विस प्रोवाइड करेंगे और पब्लिक के वेलफेयर के लिए, पब्लिक के रिहैबिलिटेशन के लिए यहाँ पे वर्क करेंगे। अगर आप देखते हैं तो पब्लिक सेक्टर के पीएसयूज, जिसे हम पीएसयूज भी कहते हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग भी कहते हैं, अगर हम इनके नाम देखते हैं तो लिखा है सेल, भेल, गेल और एलआईसी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड या गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन जो होते हैं, ये सब पब्लिक सेक्टर के इंटरप्राइजेस हैं, और इनका मैनेजमेंट और कंट्रोल जो है वो गवर्नमेंट के पास में है, फिर चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे वो
स्टेट गवर्नमेंट हो। थर्ड की तरफ चलते हैं, लिखा है ज्वाइंट सेक्टर। ज्वाइंट सेक्टर से बात बहुत क्लियर होती है कि जब हम प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर दोनों को कंबाइंड कर लेते हैं कुछ सर्टेन पोर्शन में, उसे हम कहते हैं ज्वाइंट सेक्टर एंटरप्राइजेस। तो यहां पर आपको ये बात समझ में आ गई कि ज्वाइंट सेक्टर का मोटिव जो है वो प्रॉफिट कमाना भी होगा प्लस सर्विस भी होगा, क्योंकि अगर हम प्राइवेट सेक्टर की बात करते हैं जिनका मेन मोटिव प्रॉफिट अर्न करना था, वहीं अगर हम देखते हैं पब्लिक सेक्टर जिनका मेन मोटिव पब्लिक वेलफेयर के लिए सर्विस प्रोवाइड करना था, तो अगर हम दोनों को कॉम्बो करेंगे, दोनों को कॉम्बिनेशन करेंगे, तो हम बनाते हैं ज्वाइंट सेक्टर एंटरप्राइजेस, जिसमें हमने देखा है प्राइवेट प्लस पब्लिक सेक्टर मिलकर काम कर रहे हैं और इनका मोटिव जो है वो प्रॉफिट कमाना तो है ही, साथ में पब्लिक के वेलफेयर के लिए सर्विसेज भी प्रोवाइड करनी है। एग्जांपल अगर आप देखेंगे तो मारुति उद्योग लिमिटेड या इंडियन ऑयल जो है ये ज्वाइंट है, पब्लिक प्लस प्राइवेट मिलकर किसी वहां पर वर्क को अकम्प्लिश करते हैं, तो इसे हम कहते हैं ज्वाइंट सेक्टर एंटरप्राइजेस। तीनों सेक्टर के बारे में कंप्लीट डिस्कशन मैंने कहा अभी हमारे अपकमिंग जो चैप्टर है 11th क्लास के, उसमें हम इसके बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन देखना था और यहां पे हम जो फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2 में, वो हम बात कर रहे हैं चैप्टर के इस फर्स्ट नंबर पॉइंट पे, जिसे हम कहते हैं प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस। जो चैप्टर नंबर 2 में हमें प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस के कितने फॉर्म्स होते हैं वही डिस्कशन करना है और इसमें हमें काफी डिटेल में डिस्कशन करना है। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि कई सारे कंसेप्ट हैं, कई सारे वीडियोस अपलोड होंगे, आप हमारे साथ बने रहेंगे। प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस को अगर आप देखते हैं तो मैंने प्राइवेट सेक्टर को यहाँ पे ब्रॉडली क्लासिफाइड करके फिर से रखा है, जिसमें हमने देखा कि 1 2 3 4 5 सेक्टर हैं जिसमें हमें बिजनेस को कर सकते हैं। तो यही चैप्टर का नाम है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। बिजनेस को करने के कितने फॉर्म, तो अब आपको पता हो गया कि बिजनेस को करने के 5 फॉर्म्स हैं प्राइवेट सेक्टर में, जिसमें से पहला है सोल प्रोप्राइटरशिप, सेकंड है ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस जिसे हम HUF कहते हैं, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस, जिसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। पार्टनरशिप, कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड कंपनी। तो 5 हैं और हम यहाँ पर एक के बाद एक के बारे में डिस्कशन करेंगे। इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं पॉइंट नंबर 1 जो आप देख पा रहे हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप। तो सोल प्रोप्राइटरशिप के आज हम यहाँ पर मीनिंग जानने की कोशिश करेंगे और साथ में उसके फीचर्स जो यहाँ पर 9 फीचर हैं ये हम जानने की कोशिश करेंगे। स्टार्ट करते हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होता है? बिजनेस करने का जो फॉर्म है उसमें सबसे इजीएस्ट फॉर्म है जिसमें हम कम इन्वेस्टमेंट करके कम वहां पर रिस्क लेने के बाद में बिजनेस को कर सकते हैं, उसी फॉर्म को हम कहते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप। नाम देखते हैं क्या लिखा हुआ है, सोल प्रोप्राइटर मींस सोल मींस वन, सोल मतलब कि अकेला एक जो होता है। तो यहां पर एक ऐसा पर्सन जो अकेले बिजनेस को कर रहा है उसे हम कहते हैं सोल मतलब वन और प्रोप्राइटर मतलब ओनर। तो आपने देखा कि ओन्ड, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट जब किसी एक पर्सन के पास में होगा, एक ही पर्सन बिजनेस को रन कर रहा होगा, बिजनेस के सारे रिस्क रिवॉर्ड को वही बियर कर रहा होगा, ऐसे ही बिजनेस को हम कहते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस। तो यहां पर एक जो कंप्लीट डेफिनेशन है वो देख लेते हैं। तो लिखा है बिजनेस ओन्ड, मैनेज एंड कंट्रोल बाय अ सिंगल इंडिविजुअल कॉल्ड सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस। आप में से भी बहुत सारे बिजनेसमैन ऐसे हैं, आपके फैमिली में ऐसे बिजनेस हैं जो टोटली ओन्ड, कंट्रोल और मैनेज बाय एक सिंगल इंडिविजुअल हैं, उसे हम कहते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस। सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में एक कंफ्यूजन कई बार स्टूडेंट्स के दिमाग में रहता है, उनके मन में ये बात रहती है कि अरे सोल प्रोप्राइटर कैसे हो गया। जैसे मैंने आपसे कहा कि आपका बिजनेस है, लेकिन आप उस बिजनेस में देखेंगे कि फैमिली के जितने मेंबर्स होते हैं वो सब उस बिजनेस में पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं। कई बार पेरेंट्स नहीं होते हैं और पेरेंट्स कह देते हैं कि बेटा किसी वजह से हम आउट ऑफ स्टेशन जा रहे हैं, आज बिजनेस तुम देख लेना। अब यहां पर बिजनेस मैं देख रहा हूं, मतलब मैं उनका बेटा हूं या मैं उनकी बेटी हूं, तो मैं अगर बिजनेस देख रहा हूं तो ऐसे केस में मैंने बिजनेस को देखा, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि मैं बिजनेस का ओनर या कंट्रोल या मैनेजमेंट मेरे हाथ में हो गया। आपने बिजनेस को स्मूथ वे में रन करने में अपने ओनर, जो कि ओनर जो है वो पेरेंट्स के नाम से बिजनेस है, तो उनकी आपने हेल्प कर दी है, तो इसका मतलब ये हो गया कि वो बिजनेस सोल प्रोप्राइटर ही है। कंट्रोल जो है, ओनरशिप जो है, जिस बिजनेस जिसके नाम से रजिस्टर्ड हुआ है, जिसके नाम से बिजनेस की पहचान है, जिसके नाम से बिजनेस में सारी डीलिंग्स होती हैं, उसे एक कोई पर्सन जब मैनेज करता है तो उसे ही हम कहते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप। तो कंफ्यूजन दूर करना होगा आपका कि फैमिली बिजनेस में ओनर जो है वो एक है, किसी एक के नाम से बिजनेस का रजिस्ट्रेशन है, बाकी मेंबर जो है वो बिजनेस को स्मूथ वे में रन करने में हेल्प कर रहे हैं, या बिजनेस में हमने किसी एम्प्लॉइज को बिजनेस में रखा है या बिजनेस में किसी मैनेजर को अपॉइंट किया जिसे हम सैलरी प्रोवाइड करते हैं, तो वो हम सैलरी प्रोवाइड कर रहे हैं तो हमारे बिजनेस को स्मूथ वे में बिजनेस करने में हमारी हेल्प करता है, असिस्टेंट है हमारा। लेकिन बिजनेस का ओनर वो होता है जो बिजनेस के प्रॉफिट में अपना कंट्रीब्यूट करता है, प्रॉफिट का जो मेन वहां पर लीड करता है। तो यहां पर जो सोल प्रोप्राइटर है, बिजनेस में जो भी प्रॉफिट हो रहा है वो सोल प्रोप्राइटर का ही प्रॉफिट है और उस प्रॉफिट को गेन करने वाला पर्सन ही कहलाता है ओनर, जबकि बाकी जो वर्कर्स वहां पे वर्क कर रहे हैं, जो उसके असिस्ट कर रहे हैं, वो सब सैलरी बेस्ड है या हम उन्हें कमीशन देते हैं, हम उन्हें वेजेस देते हैं, वो बिजनेस के ओनर नहीं है बल्कि बिजनेस को असिस्ट करने के लिए एम्प्लॉइज हैं जो बिजनेस के रन करने में हमारी हेल्प करते हैं।
फीचर्स की बात करते हैं तो पहला फीचर है सिंगल ओनरशिप। मैंने आपको बता दिया सिंगल ओनरशिप का मतलब होता है कि यहाँ पे जो बिजनेस चलेगा वो सिंगल इंडिविजुअल इसे करेगा। हम यहाँ पर 2 या 2 से ज़्यादा पर्सन को अगर इन्वॉल्व करते हैं तो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो जाते हैं। फ्यूचर में हम इनके बारे में जानेंगे। तो सिंगल ओनर होगा, बिजनेस को कंट्रोल करने के लिए, बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, बिजनेस को रन करने के लिए हमें कैपिटल इन्वेस्ट करनी होगी, बहुत सारे वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने पड़ेंगे, बहुत सारे इक्विपमेंट मशीनरी स्टेब्लिश करनी पड़ेंगी, बिजनेस में देनी पड़ेंगी। बिजनेस के लिए अगर हमारे पास स्केर्सिटी ऑफ फंड है, हमारे पास कैपिटल की कमी है, तो हम कहीं पे पैसा लोन लेकर, उधार लेकर बिजनेस स्टार्ट करेंगे और ये सारा ही वर्क एक इंडिविजुअल करेगा जिसे हम कहते हैं सिंगल ओनरशिप। तो अकेला कंट्रोल करेगा बिजनेस के ऊपर में, सारे ही बिजनेस की एक्टिविटीज को मैनेज करेगा, इसे हम कहते हैं सोल ओनरशिप, जिसे हम कहते हैं सिंगल ओनरशिप। इंडिविजुअल रिस्क बियरर, अकेला पर्सन है, बिजनेस में बहुत सारे रिस्क होते हैं। प्रीवियस वीडियोस मैंने आपके साथ डिस्कशन किया, रिस्क एंड रिवॉर्ड गोज टुगेदर, जितना ज्यादा रिस्क उतना ज्यादा प्रॉफिट। अब सिंगल इंडिविजुअल है, जितना ज़्यादा रिस्क ये ले पाएगा, इसको लगता है कि इसकी जो कैपेबिलिटी है इतने रिस्क ले, एक पर्टिकुलर सर्टेन अमाउंट के जो एरिया होता है वहाँ तक के रिस्क को वो ले सकता है और रिस्क लेगा। रिस्क लेने के बाद कई बार प्रॉफिट भी होता है, तो कई बार रिस्क हमारा लॉस में कन्वर्ट हो जाता है। तो चाहे तो बिजनेस में प्रॉफिट हो, चाहे बिजनेस में लॉस हो, एक अकेला पर्सन जो सारे रिस्क और रिवॉर्ड को बियर करेगा वो कहलाता है सोल प्रोप्राइटरशिप। पॉइंट नंबर 3 है नो सेपरेट लीगल एंटिटी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लॉ जो होता है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो कोई भी डिस्टिंक्शन, मतलब कि कोई भी डिफरेंस नहीं है। जो लॉ होती है, जो कानून व्यवस्था है, वो लॉ में हम बिजनेस को बिजनेसमैन से तब जबकि हम सिंगल या सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस कर रहे हैं, हम इन दोनों ही को ही बिजनेस और बिजनेसमैन को सेपरेट नहीं करते, अलग नहीं करते। अलग अलग फॉर्म से अगर आप देखेंगे कंपनी है या पार्टनरशिप है, ऐसे बिजनेस में हम जो कंपनी होती है और जो उसके मेंबर्स होते हैं, जो शेयर होल्डर्स होते हैं, इन्हें हम अलग अलग कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। लेकिन सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में दोनों को ही सेपरेट माना गया है, दोनों को ही एक माना गया है। यहां पर सेपरेशन कर पाना पॉसिबल नहीं है। बिजनेसमैन और बिजनेस में कोई भी फर्क यहां पर नहीं माना गया है। तो जो भी बिजनेस चलेगा एंटरप्राइजेस का, वो सिंगल इंडिविजुअल जो रन कर रहा है उसी के नाम से होगा। यहां पर कोई भी डिफरेंस लॉ इसे नहीं मानती है। पॉइंट नंबर 4 लिखा है फ्रीडम ऑफ ऑपरेशन। एक अकेला पर्सन अपनी मर्जी से बिजनेस करेगा। उसने अपने बिजनेस करने के लिए एक टाइम सेट कर लिया है कि भाई मॉर्निंग 10 AM से 8 PM इवनिंग तक में उसका बिजनेस चलेगा। तो ये कंट्रोल जो है बिजनेस का, उसने खुद से रूल्स रेगुलेशन डेवलप किए हैं। कई कुछ सर्टेन रूल्स रेगुलेशन होते हैं जो हमें गवर्नमेंट के फॉलो करने होते हैं, लेकिन सोल प्रोप्राइटरशिप में ऐसे रेगुलेशन बहुत कम होते हैं। तो जो कंट्रोल है, जो फ्रीडम ऑफ ऑपरेशन है बिजनेस के ऊपर में, वो पूरी फ्रीडम से बिजनेस करता है। जब उसका मन करता है तब बिजनेस में वो अपने बिजनेस में नए गुड्स का प्रोडक्शन स्टार्ट कर देता है, वहाँ पे नई यूनिट ऑफ वैरायटी प्रोडक्ट कस्टमर के लिए लॉन्च कर देता है। तो फ्रीडम ऑफ ऑपरेशन है। यहाँ पे जो भी वर्क चल रहा है वो टोटल वर्क जो बिजनेस का चल रहा है, यहाँ पर सोल प्रोप्राइटर अकेले दम पे कर रहा है। और ये जब वर्क चलेगा तो इसे हम कहते हैं कि वो अकेले जब वर्क करेगा, किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होगा, तो फ्रीली वर्क को कर पाएगा। और इसलिए इसे कहते हैं हम फ्रीडम ऑफ ऑपरेशन। ऑपरेशन मतलब जो वो वर्क अपने बिजनेस में कर रहा है। अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब होता है कि बिजनेस में हमें बहुत सारे ऑब्लिगेशन होते हैं जिनका पेमेंट करना होता है। अकाउंट्स की क्लास में मैंने आपको लायबिलिटी का कंप्लीट मतलब बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स चैप्टर में क्लियर किया है, वहां से आप देख लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि लायबिलिटी क्या होती है। लायबिलिटी का मतलब होता है कि ऐसा कोई भी अमाउंट जो हमें किसी सेकेंड थर्ड पार्टी को पेमेंट कर रहा है, उसे हम कहते हैं लायबिलिटी। और ये ऑब्लिगेशन होता है कि इसका पेमेंट हमें करना ही करना है। कई बार ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है कि हम बिजनेस की लायबिलिटी का पेमेंट बिजनेस के ही इनकम से कर देते हैं और ऐसे टाइम में हम लायबिलिटी को स्मूथ वे में पेमेंट कर पाते हैं। लेकिन अनलिमिटेड लायबिलिटी का कंसेप्ट है कि पर्सन एक ही है, जिसे हम ओनरशिप जो है उसे हम सोल प्रोप्राइटरशिप कहते हैं। बिजनेस का मैनेजमेंट, कंट्रोल और ओन्ड जो है वो कोई एक पर्सन कर रहा है। बिजनेस की लायबिलिटी जो है वो उसकी खुद की लायबिलिटी है। कई बार क्या होता है, बिजनेस में ऐसी ऐसी लायबिलिटीज होती हैं जिसका पेमेंट बिजनेसमैन नहीं कर पाता है। ऐसे केस में जब हम बहुत ज़्यादा टाइम तक लायबिलिटी का पेमेंट नहीं कर पाएंगे तो हम बिजनेस को लॉन्गर टाइम तक नहीं कर सकते हैं। बिजनेस को हमें बंद करना पड़ सकता है, बिजनेस का वाइंड अप करना पड़ सकता है। और बिजनेस का वाइंड अप करने के लिए हमें अपने बिजनेस की सारी एसेट्स को, जो बिजनेस में गुड्स है जिसे हम बेचकर कस्टमर से बेनिफिट लेते हैं, उस गुड्स को, बिजनेस में रखे हुए इक्विपमेंट्स को हम सेल कर देते हैं। सेल करने के बाद भी जो वहां से हमें पैसा मिलता है उससे अगर हम अपनी लायबिलिटी का पेमेंट करते हैं
तो ठीक है। लेकिन अगर ऐसा हो गया कि बिजनेस की एसेट्स बेचने के बाद भी अगर हम लायबिलिटी का पेमेंट नहीं कर पाते हैं तो ये कंसेप्ट आ जाता है जिसे हम कहते हैं अनलिमिटेड लायबिलिटी। बिजनेस की लायबिलिटी से पेमेंट नहीं हो पाया है तो आपको अपनी पर्सनल एसेट्स को वहां पे सेल करना पड़ेगा, उससे जो पैसा मिलेगा उससे आप लायबिलिटी की पेमेंट करेंगे, लेकिन लायबिलिटी की पेमेंट आपको करनी ही करनी है। इसे ही हम कहते हैं अनलिमिटेड लायबिलिटी। लायबिलिटी लिमिटेड नहीं है बल्कि अनलिमिटेड है तब तक जब तक कि आप पूरी लायबिलिटी का पेमेंट या तो बिजनेस से या अपनी पर्सनल एसेट्स को बेचकर पेमेंट करनी होगी। इसे हम कहते हैं अनलिमिटेड लायबिलिटी। ये पॉइंट नंबर 5 आप देख रहे हैं अनलिमिटेड लायबिलिटी का, इसे हम कहते हैं लायबिलिटी कंसेप्ट। और ये लायबिलिटी कंसेप्ट हम जो ये 5 फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, हर पॉइंट में हर सेक्टर में जब हम चलेंगे तो इस पॉइंट के बारे में डिस्कशन करेंगे। फिलहाल जो आप देख रहे हैं सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म में जो मेंबर है, जो ओनर है, उसकी लायबिलिटी यहां पर अनलिमिटेड है, ये आपको ध्यान रखना है। वन मैन कंट्रोल है, एक अकेला पर्सन का कंट्रोल है, एक अकेला पर्सन कंट्रोल करेगा। और बिजनेस में जब वो यहाँ पर कंट्रोल करेगा तो वो सारे डिसीजन उसे खुद ही लेने होंगे। सारे जो बिजनेस के मैनेजमेंट के लिए जो उसने क्राइटेरिया बना रखे हैं उनमें सबकी जो उसकी जो लीडरशिप होगी वो खुद की होगी। यहाँ पर बिजनेस करते करते बिजनेस में कई सारे जब वर्क हमारे बढ़ जाते हैं तो ऐसे वर्क के लिए क्या करते हैं, कई बार हम पेड असिस्टेंस, मैंने आपसे वीडियो के स्टार्ट में कहा कि हम कई बार वहाँ पर एम्प्लॉयज़ को, वर्कर्स को अपॉइंट कर लेते हैं। और वर्कर्स एम्प्लॉयज़ जब बिजनेस करेंगे साथ में मिलके तो वो हमारी सिर्फ हेल्प कर रहे हैं, जिसे हम प्रॉफिट नहीं देते, बल्कि वहां पर उनको कोई रेम्युनरेशन पेमेंट करते हैं, सैलरी या वेजेस का पेमेंट करते हैं। और अल्टीमेटली जो बिजनेस का प्रॉफिट होता है उसे हम खुद रखते हैं। तो कंट्रोल बिजनेस के ऊपर में हमने जो वर्कर्स या एम्प्लॉयज़ रखे हैं उनका कंट्रोल नहीं है, बल्कि वो मेरे कंट्रोल से मेरे बिजनेस को आगे बढ़ाने में मेरी हेल्प कर रहे हैं। बिजनेस में जो कंट्रोल है वो अल्टीमेटली सोल प्रोप्राइटर का ही होता है। स्मॉल साइज की वजह क्या हो सकती है? सोल प्रोप्राइटरशिप जो होता है वो क्योंकि अकेला बिजनेस कर रहा होता है, उसके पास जो सोर्स ऑफ इनकम होती है, जो उसके पास में रिसोर्सेज होते हैं जिसको वो बिजनेस में लगाकर बिजनेस कर रहा होता है, वो बहुत लिमिटेड होते हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस नॉर्मली आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत लार्ज साइज के नहीं होते हैं। वजह यही होती है कि लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं। अगर रिसोर्सेज लिमिटेड, अगर हम इसको अलग भी कर दें तो क्योंकि एक अकेला पर्सन है, अब अकेला पर्सन कितने सारे मैनेजरियल एक्टिविटीज़ को कर सकता है। एक अकेला पर्सन को सेक्टर में तो इन्वॉल्व हो सकता है, लेकिन अगर बिजनेस को बहुत बड़े लेवल पे करना है तो ये पॉसिबल नहीं हो पाता है, क्योंकि वो एक अकेला पर्सन बहुत सारे सेक्टर में फोकस नहीं कर पाता है। तो नॉर्मली सोल प्रोप्राइटर उतने ही एरिया में फोकस करते हैं जितने में वो कंट्रोल कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। इसलिए ड्यू टू ओनरशिप, ड्यू टू मैनेजरियल स्किल, ड्यू टू स्केर्सिटी ऑफ फंड, ये सब रीज़न है जिसकी वजह से बिजनेस का साइज बहुत वास्ट नहीं होने पाता है इन केस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस। फॉर्मेशन एंड क्लोजर जो होता है, ये बिजनेस में जो फॉर्मेशन क्लोजर का कंसेप्ट है, इसे हमें ध्यान रखना है कि बिजनेस को कभी भी स्टार्ट कर सकते हैं और कभी भी बिजनेसमैन को लगता है कि नहीं अब इस बिजनेस को बंद कर देना है, कुछ और नया सेटअप हमें स्टार्ट करना है, तो बिजनेस को स्टार्ट करना, बिजनेस का फॉर्मेशन और क्लोजर जो है वो बहुत कम लीगल फॉर्मेलिटीज़ के साथ में। कई सारे सेक्टर तो सोल प्रोप्राइटरशिप में ऐसे हैं जहाँ पे आपको लीगल फॉर्मेलिटीज़ करनी ही नहीं है, आप अपने बिजनेस का सेटअप कर सकते हैं और बिजनेस को वहाँ पे क्लोज कर सकते हैं, शट कर सकते हैं, बिजनेस को शट डाउन पॉइंट बना सकते हैं। ऐसा हम कर सकते हैं, ये पॉसिबल है सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में। तो बिजनेस के लिए फॉर्मेशन जो है वो बहुत स्मॉल बिजनेस में चल रहा है, स्मॉल ऑपरेशन में चल रहा है, और बिजनेस के लिए फॉर्मेशन और क्लोजर जो है वो बहुत ईजी टर्म में आप कर सकते हैं। बिजनेसमैन की विल और बिजनेसमैन की विश के ऊपर डिपेंड करता है कि बिजनेस को कितने टाइम तक करना है और फिर बिजनेस को बंद कर देना है। तो ये सब कुछ डिपेंड करता है इस सोल प्रोप्राइटरशिप के ऊपर में। लास्ट पॉइंट है लैक ऑफ बिजनेस कंटिन्यूटी। मैंने अभी आपसे कहा पॉइंट नंबर, आपने देखा कि नो सेपरेट लीगल एंटिटी। कानून जो है, लॉ जो है वो बिजनेस और बिजनेसमैन में कोई भी डिस्टिंक्शन नहीं बोलता है कि इन दोनों में कोई भी डिफरेंस है, ऐसा नहीं माना जाता है। बिजनेसमैन एक ही है। बिजनेसमैन जो है क्योंकि ह्यूमन बीइंग है और उसकी एज लिमिटेड है, या तो उसकी डेथ हो सकती है, इंसॉल्वेंसी हो सकती है, इनकैपेसिटी हो सकती है, मतलब कि उसके जो फिजिकल अनफिटनेस हो सकती है, अनसाउंड माइंड का हो सकता है, किसी बीमारी से वो वहाँ पर उस डिसीज़ में हो सकता है। ऐसे केस में बिजनेसमैन जब तक बिजनेस को करेगा तब तक ही बिजनेस रन हो पाएगा। बिजनेसमैन की डेथ हो जाने के बाद में वो बिजनेस किसी दूसरे पर्सन के नाम से ट्रांसफर अगर हो जाता है तो वो दूसरा पर्सन अब कहलाएगा सोल प्रोप्राइटर, जबकि पहला पर्सन जिसके नाम से बिजनेस था उसकी डेथ, या मैंने और भी कंडीशन आपको बताई इंसॉल्वेंसी, इनकैपेसिटी की, उस केस में बिजनेस उस पर्टिकुलर पर्सन के नाम से नहीं माना जाएगा और वहां पे बिजनेस का हो जाएगा क्लोजर। बिजनेस वहां पे उसकी कंटिन्यूटी ब्रेक हो जाएगी, किसी दूसरे के नाम से चलेगी और फिर जो दूसरा पर्सन है वो उस बिजनेस को करेगा तो वो कहलाएगा सोल प्रोप्राइटर। तो ये सारे
फीचर्स हैं जो हमारे लिए जानने बहुत ज़रूरी हैं। इस वीडियो में फ़िलहाल हम इतना ही रखेंगे। हमने देख लिया कि फॉर्म्स ऑफ बिजनेस इंटरप्राइजेस कितने होते हैं और जो फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है इसमें हमने पॉइंट देख लिए, फीचर्स और यहाँ पर मीनिंग देख ली सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस की। नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ पर मेरिट्स एडवांटेज ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।